हेलो एवरीवन, स्वागत है आप सभी का आज की इस नई वीडियो में। दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम लोग पढ़ने जा रहे हैं 10वीं कक्षा के विज्ञान का काफ़ी ही मज़ेदार चैप्टर जिसका नाम है प्रकाश के परावर्तन तथा अपवर्तन। तो आज की इस वीडियो में मात्र एक ही वीडियो के अंदर इस चैप्टर का समापन हम लोग करने जा रहे हैं। तो चैनल को अभी तक सब्सक्राइब आपने नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब करने के साथ बेल आइकन को दबा दीजिए ताकि ऐसे ही 10वीं कक्षा के सभी सेट का एनसीईआरटी का सलूशन का वीडियो आप सभी को देखने को मिल सके। तो सबसे पहले हम लोग शुरुआत करने जा रहे हैं साइंस में फिजिक्स का ये चैप्टर है प्रकाश के परिवर्तन एवं अपवर्तन। तो सबसे पहले हम लोग जानेंगे कि आखिर फिजिक्स यानी भौतिकी होता क्या है। तो आसान भाषा में जानिए कि विज्ञान की वह शाखा जिसके अंतर्गत हम प्रकृति एवं प्रकृति में घटित होने वाले घटनाओं का अध्ययन करते हैं उसे ही फिजिक्स यानी भौतिकी कहते हैं। एक बार फिर से समझिए कि विज्ञान की वह शाखा जिसके अंदर हम लोग क्या करते हैं कि प्रकृति एवं प्रकृति में जितने भी घटित होने वाले घटना होते हैं ना, इन सभी के बारे में जानकारी लेते हैं, इन सभी के बारे में अध्ययन करते हैं, इसे ही फिजिक्स यानी भौतिकी कहते हैं। उसके बाद में इस चैप्टर का नाम ही है प्रकाश के परिवर्तन एवं अपवर्तन। तो हम लोग जानेंगे कि आखिर ये प्रकाश होते क्या है। तो आसान भाषा में जानिए दोस्तों, प्रकाश वह एक माध्यम है जिसके द्वारा हमें किसी वस्तु को देखने की अनुभूति होती है। आसान भाषा में कहें तो प्रकाश एक ऐसा चीज़ है जिसकी सहायता से हम लोग किसी वस्तु को आसानी तरीके से देख सकते हैं। अब दूसरे शब्दों में कहें तो प्रकाश को एक प्रकार की ऊर्जा भी कहते हैं। प्रकाश एक विद्युत चुंबकीय तरंग भी है जिसकी चाल निर्वात में 3 × 10⁸ मीटर प्रति सेकेंड होता है। प्रकाश सीधी रेखा में गमन करती है जिसकी प्रकृति अनुप्रस्थ होती है। अब यहीं से मैट्रिक के एग्जाम पेपर में सवाल पूछा जाता है कि प्रकाश की चाल निर्वात में कितनी होती है, तो आप बोलेंगे कि 3 × 10⁸ मीटर प्रति सेकेंड होती है। उसके बाद में हम लोग जानने जा रहे हैं प्रकाश के स्रोत क्या होते हैं। तो आप सभी को मालूम होगा कि प्रकाश के स्रोत सूर्य होते हैं, तारे होते हैं और जलती हुई मोमबत्ती भी प्रकाश के स्रोतों के उदाहरणों में से एक है। उसके बाद में जो वस्तु के जो प्रकार होते हैं ना, आप सभी को बता दें दोस्तों, वस्तु 2 प्रकार के होते हैं। एक तो होते हैं प्रदीप्त पिंड और दूसरा होते हैं अदीप्त पिंड। अब आइए जान लेते हैं प्रदीप्त पिंड क्या होते हैं और अदीप्त पिंड क्या होते हैं। तो दोस्तों, प्रदीप्त पिंड यानी वैसे पिंड जो स्वयं प्रकाश उत्सर्जित करता है उसे प्रदीप्त पिंड या आत्मदीप्त पिंड कहा जाता है। आसान भाषा में कहें तो वैसे पिंड जो खुद प्रकाश उत्सर्जित करता है उसे ही क्या कहेंगे, तो हम प्रदीप्त पिंड कहेंगे। दूसरे शब्दों में आत्मदीप्त पिंड भी कह सकते हैं। एग्जाम्पल के तौर पे देखिए तो सूर्य जो है वो स्वयं प्रकाश उत्सर्जित करता है, बल्ब जो है वो स्वयं प्रकाश उत्सर्जित करता है। तो ये जितने भी उदाहरण हैं ये सभी प्रदीप्त पिंड के उदाहरण हैं। अब यहीं से मैट्रिक के एग्जाम पेपर में सवाल पूछ लिया जाता है कि इनमें से कौन सा प्रदीप्त पिंड है। आपको ऑप्शन में देखने को मिलेगा ईंट, पत्थर, लोहा, सूर्य। तो आपको क्वेश्चन में ऐसे ऑप्शन का चयन करना होगा जो स्वयं प्रकाश उत्सर्जित करता होगा, जैसे कि सूर्य, बल्ब इत्यादि हो जाएगा। उसके बाद में हम लोग जानेंगे अदीप्त पिंड होते क्या है। तो इसी का बिल्कुल विपरीत होता है, यानी वैसे पिंड जो स्वयं प्रकाश उत्सर्जित भी नहीं करता है और प्रकाश की उपस्थिति में दिखाई भी पड़ता है, उससे ही अदीप्त पिंड कहते हैं। यानी आसान भाषा में कहें तो वैसे पिंड जो स्वयं प्रकाश उत्सर्जित नहीं करता है किंतु दूसरे की प्रकाश की मौजूदगी में दिखाई पड़ता है, तो वैसे पिंड को हम लोग क्या कहेंगे, तो उसे कहेंगे अदीप्त पिंड। एग्जाम्पल के तौर पे लकड़ी को देख लीजिए, ईंट को देख लीजिए, ग्रह को देख लीजिए। इन सभी पिंडों के पास अपना खुद का प्रकाश नहीं होता है किंतु दूसरे के प्रकाश की उपस्थिति में ये चमकते हैं, दिखते हैं, इसे ही हम लोग अदीप्त पिंड कहते हैं। उसके बाद में एक चीज़ याद रखिएगा कि प्रकाश की जो किरण है ना, ये प्रकाश के गमन पथ को ही हम लोग किरण कहते हैं और प्रकाश सीधी रेखा में गमन करती है। अब हम लोग जानने जा रहे हैं किरण पुंज या प्रकाश पुंजों के बारे में। दोस्तों याद रखिएगा कि किरणों के समूह को ही किरण पुंज या प्रकाश पुंज कहते हैं। फिर से सुनिए, किरण पुंज या प्रकाश पुंज किसे कहते हैं, तो किरणें को समूह को ही किरण पुंज या प्रकाश पुंज कहा जाता है।
दोस्तों अब इसके प्रकारों की बात कर लें तो किरण पुंज या प्रकाश पुंज के कुल 3 प्रकार होते हैं। पहला होते हैं समानांतर प्रकाश पुंज, दूसरा होते हैं अभिसारी प्रकाश पुंज और तीसरा होते हैं अपसारी प्रकाश पुंज। तो सबसे पहले हम लोग ये जानेंगे कि समानांतर प्रकाश पुंज होते क्या है। तो आसान भाषा में जानिए कि वैसे प्रकाश पुंज जिसकी सभी किरणें एक दूसरे के समानांतर होती है उसे ही समानांतर प्रकाश पुंज कहा जाता है। एग्जाम्पल के तौर पे यहाँ पे अगर आप फिगर में देखेंगे तो ध्यान देंगे तो सभी किरण एक दूसरे के समानांतर है, एक दूसरे के बराबर है। तो ऐसे किरण पुंज को हम लोग समानांतर प्रकाश पुंज कहते हैं। उसके बाद में देख लीजिए अभिसारी प्रकाश पुंज होते क्या हैं। तो दोस्तों वैसे प्रकाश पुंज जिसकी सभी किरणें एक बिंदु पर आकर मिल जाती है उसे ही हम लोग अभिसारी प्रकाश पुंज कहते हैं। एग्जाम्पल के तौर पे यहाँ पे एक पी बिंदु दिया गया है। अब यहाँ पे जितने भी प्रकाश की किरणें हैं ये सभी किरणें एक बिंदु पी पर जाकर मिल जा रही है, इसे ही हम लोग कहेंगे कि ये अभिसारी प्रकाश पुंज है। और इसी को उल्टा बोल देंगे तो हमारा अपसारी हो जाएगा। यानी अपसारी प्रकाश पुंज किसे कहते हैं? तो वैसे प्रकाश पुंज जिसकी सभी किरणें एक बिंदु से निकलकर विभिन्न दिशाओं में फैल जाती है उसे हम लोग अपसारी प्रकाश पुंज कहते हैं। यानी मान लेते हैं बिंदु हमारा पी है, यहाँ से कोई प्रकाश निकलकर अलग अलग दिशाओं में फैल जा रही है तो हम लोग बोल सकते हैं कि बिंदु बी से निकले हुए प्रकाश जो है ये अपसारी प्रकाश पुंज है। उसके बाद में हम लोग जानेंगे कि प्रकाशीय माध्यम जिसको हम लोग ऑप्टिकल मीडियम कहते हैं ये होते क्या हैं। दोस्तों वैसे माध्यम जिसके द्वारा प्रकाश हमारी आँखों तक पहुँचती है उससे ही प्रकाशीय माध्यम कहते हैं। अब ये जो प्रकाशीय माध्यम है ना इसे हम लोग 2 भागों में बांट दिए हैं। आप यहाँ पे लिख सकते हैं कि प्रकाशीय माध्यम को 2 वर्गों में बांटा गया है। आइए जान लेते हैं कौन कौन से वर्गों में बांटा गया है। तो दोस्तों एक है समांगी माध्यम और दूसरा होते हैं विसमांगी माध्यम। आइए जान लेते हैं समांगी माध्यम क्या होते हैं। तो वैसे माध्यम जिसके प्रत्येक भाग की गुण एवं बनावट समान होते हैं उसे ही हम लोग समांगी माध्यम कहते हैं। आसान भाषा में कहें तो वैसे माध्यम जिसे प्रत्येक भाग के गुण की बात करें या बनावट की बात करें ना तो ये सभी समान होते हैं, सभी इक्वल होते हैं, उसे ही हम लोग समांगी माध्यम कहते हैं। एग्जाम्पल के तौर पे कांच को देख लीजिए, हवा या पानी को देख लीजिए, तो इन सभी इनके जितने भी भाग होते हैं सभी भाग के गुण एवं बनावट समान होते हैं, इसे ही हम लोग समांगी माध्यम कहते हैं। उसके बाद में विसमांगी माध्यम की बात करें तो वैसे माध्यम जिसके प्रत्येक भाग के गुण एवं बनावट समान नहीं होते हैं उसे हम लोग विसमांगी माध्यम कहते हैं। जैसे हवा का मिश्रण को ही देख लीजिए, इसके गुण और रंग रूप आकार की बात करें, गुण एवं बनावट की बात करें तो ये समान नहीं होते हैं। गंदला पानी को देख लीजिए तो इनके भी गुण एवं बनावट समान नहीं होते हैं। अतः हम कह सकते हैं कि गंदला पानी, तेल लगा कागज, हवा का मिश्रण ये सभी विसमांगी माध्यम है। उसके बाद में हम लोग पारदर्शी पदार्थों के बारे में जानने जा रहे हैं कि पारदर्शी पदार्थ होते क्या है। तो दोस्तों वैसे पदार्थ जिनसे होकर प्रकाश पूर्ण रूप से गमन करती है उसे ही पारदर्शी पदार्थ कहा जाता है। एक बार फिर से सुनिए, वैसे पदार्थ जिनसे होकर प्रकाश जो है ना ये पूर्ण रूप से गुजर जाती है, पूर्ण रूप से गमन कर जाती है, इसे ही हम लोग पारदर्शी पदार्थ कहते हैं। अब कांच को देखिएगा तो कांच के आर पार मान लेते यहाँ पे कांच रखा गया है तो इसके ये जो इधर से प्रकाश गुजर जाती है इसे हम लोग पारदर्शी पदार्थ कहते हैं। हवा से होकर भी प्रकाश गुजरती है, पानी से होकर भी प्रकाश गुजरती है, इसे हम कह सकते हैं कि कांच, हवा, पानी जो है ये पारदर्शी पदार्थ के उदाहरणों में से एक है। उसके बाद में जानिए अपारदर्शी पदार्थ होते क्या हैं। तो वैसे पदार्थ जिनसे होकर प्रकाश पूर्ण रूप से गमन नहीं करती है उसे ही अपारदर्शी पदार्थ कहते हैं। यानी ऐसा पदार्थ जिनसे अगर प्रकाश आएगा तो टकराकर वहीं तक रुक जाएगा, उसे आर पार प्रकाश नहीं जा सकता है, उसे हम लोग कहेंगे कि ये अपारदर्शी पदार्थ है। एग्जाम्पल के तौर पे लकड़ी को देखिए, मान लेते हैं कि यहाँ पे एक पेड़ है, इधर से कोई प्रकाश आ रहा है तो जाहिर सी बात है पेड़ से टकराकर ये प्रकाश वहीं का वहीं रह जाएगा, इसे पार नहीं कर सकता है। तो हम कह सकते हैं कि लकड़ी हो गया, ईंट हो गया, पत्थर हो गया, बड़े बड़े इमारत, बड़े बड़े वस्तु हो गए, ये सभी अपारदर्शी पदार्थों के उदाहरणों में से एक हैं।
उसके बाद में जान लीजिए पारभासी पदार्थ कहते किसे हैं। तो दोस्तों वैसे पदार्थ जिनसे होकर प्रकाश आंशिक रूप से गमन करती है उसे ही पारभासी पदार्थ कहा जाता है। यानी वैसे पदार्थ जिनके माध्यम से क्या होता है कि प्रकाश जो है ना ये पूर्ण रूप से भी गमन नहीं करती है और पूर्ण रूप से भी गमन नहीं करती है, तो इसमें क्या होता है कि आंशिक रूप से गमन करती है। तो वैसे पदार्थों को हम लोग पारभासी पदार्थों की कैटेगरी में रखते हैं। एग्जाम्पल के तौर पे तेल लगा हुआ कागज़ को देख लीजिए, घिसा हुआ शीशा को देख लीजिए, और इसमें से जब प्रकाश गुजारिएगा ना तो ये पूर्ण रूप से गमन नहीं करेगी और अपूर्ण रूप से भी गमन नहीं करेगी, ये धुंधला गमन करेगी यानी आंशिक रूप से गमन करेगी। उसके बाद में आप अपने कॉपी के पेज में इस प्रकार से एक फिगर बना लीजिएगा। ये नीचे वाला जो भाग होता है ये आपतन बिंदु होता है। उसके बाद में यहाँ से किरण आती है जिसे हम लोग आपतित किरण कहते हैं। इसी में ये जो लौट जाती है इसे हम लोग परावर्तित किरण कहते हैं। बीच में एक लंब डाल दिया जाता है जिसे हम सभी अभिलंब के नाम से जानते हैं। आपतित किरण और अभिलंब के बीच बने कोण को हम लोग आपतन कोण कहते हैं। परावर्तित किरण एवं अभिलंब के बीच बने कोण को हम लोग परावर्तन कोण कहते हैं। अब यहाँ पे जरा सा यहाँ पे भी ध्यान दे दीजिए। आपतित किरण तो प्रकाश का वह भाग जो समतल दर्पण पर पड़ती है उसे आपतित किरण कहते हैं। फिगर में देखिएगा तो यहाँ पे आपतित किरण आपका आई हो जाएगा। उसके बाद में परावर्तित किरण की बात करें तो वैसे किरण जो समतल दर्पण से टकराकर उसी माध्यम में लौट जाती है उसे परावर्तित किरण कहते हैं। यानी आपतित किरण समतल दर्पण पर पड़ने के बाद उसी माध्यम में ये टकराकर लौट जाती है ना, इसे ही हम लोग परावर्तित किरण कहते हैं। आपतन बिंदु की बात करें तो समतल दर्पण की सतह पर स्थित वह बिंदु जिससे परावर्तित होकर किरण उसी माध्यम में लौट जाती है, इसे ही हम लोग आपतन बिंदु कहते हैं। यहाँ पे आपका आपतन बिंदु कौन है तो देख लीजिए, ये आपका आपतन बिंदु है। उसके बाद में आपतन कोण क्या होते हैं तो आपतित किरण और आपतन बिंदु पर डाले गए अभिलंब के बीच बने कोण को आपतन कोण कहते हैं। आपका ये जो है आपतन कोण है। उसके बाद में परावर्तन कोण की बात करें तो परावर्तित किरण तथा आपतन बिंदु पर डाले गए अभिलंब के बीच बने कोण को हम लोग परावर्तन कोण कहते हैं। तो इस प्रकार से लगभग आपको यहाँ तक जानकारी हो ही गई है। अब हम लोग पढ़ने जा रहे हैं प्रकाश के परिवर्तन होते क्या हैं। तो दोस्तों जब प्रकाश की किरण समतल या खुरदुरे सतह पर पड़ती है तो परावर्तित होकर उसी माध्यम में ही लौट जाती है। अब प्रकाश की इसी घटना को ही क्या कहते हैं तो प्रकाश का परिवर्तन कहते हैं। ये दो प्रकार के होते हैं। एक बार फिर से समझिए कि जब प्रकाश की किरण समतल हो गया या खुरदुरे सतह हो गया पर पड़ती है ना तो वो परावर्तित होकर उसी माध्यम में ही लौट जाती है। अब प्रकाश की इस घटना को ही हम लोग क्या कहते हैं तो प्रकाश का परिवर्तन कहते हैं। दोस्तों प्रकाश के परिवर्तन जो होते हैं ना ये लगभग दो प्रकार के होते हैं। आइए जान लेते हैं कौन कौन से प्रकार से होते हैं। तो एक होता है नियमित प्रकाश का परिवर्तन, दूसरा होता है अनियमित प्रकाश का परिवर्तन। अब यहाँ पे जरा सा ध्यान दीजिए कि ये नियमित प्रकाश का परिवर्तन क्या होता है। तो जब प्रकाश का नियमित रूप से परिवर्तन होता हो उसे हम लोग नियमित प्रकाश का परिवर्तन कहते हैं। जब प्रकाश का नियमित रूप से परिवर्तन ना होता हो यानी अनियमित रूप से प्रकाश का परिवर्तन होता हो तो उसे हम लोग अनियमित प्रकाश का परावर्तन कहते हैं। उसके बाद में जानिए कि प्रकाश के परिवर्तन के नियम होते कौन से हैं। तो मैट्रिक के एग्जाम पेपर में बहुत बार ये सवाल पूछा गया था कि प्रकाश के परिवर्तन के कितने नियम होते हैं। तो आप सभी बताते होंगे कि दो नियम होते हैं। अब यहाँ पे आज जानने वाले हैं कि आखिर वो दो नियम होते भी कौन से हैं। तो दोस्तों यहाँ पे जान जाइए कि प्रकाश के परिवर्तन के दो नियम होते हैं। पहला होते हैं आपतित किरण, परावर्तित किरण तथा आपतन बिंदु पे डाला गया लंब तीनों एक ही सतह में होते हैं। दूसरा होते हैं आपतन कोण परावर्तन कोण के बराबर होते हैं जिसे हम लोग साइन आई बराबर साइन आर के रूप में लिख देते हैं। उसके बाद में यहाँ से शुरुआत होगा दर्पण के बारे में। यहाँ से हम लोग मिरर अर्थात दर्पण के बारे में जानकारी लेंगे। तो सबसे पहले जानिए कि ये दर्पण होते क्या हैं। तो दोस्तों वह चिकनी एवं चमकीली सतह जिससे नियमित रूप से प्रकाश का परावर्तन होता है, इसका कम से कम एक भाग रंजित होता है, उसे ही दर्पण कहा जाता है। आसान भाषा में कहे तो ऐसे चिकना एवं चमकीला सतह जिसके में क्या होता है कि प्रकाश का पूर्ण रूप से परावर्तन हो जाता है यानी प्रकाश एक दूसरे की ओर से गुजर जाती है, इसे हम लोग दर्पण कहते हैं। दर्पण की खासियत यह है कि दर्पण में कम से कम एक भाग रंजित होता है यानी इसका एक भाग कम से कम रंगा हुआ होता है।
अब दर्पण के प्रकारों की बात करें, टाइप्स ऑफ मिरर, तो दर्पण के लगभग 3 प्रकार होते हैं। पहला होते हैं समतल दर्पण, जिसको हम लोग प्लेन मिरर कहते हैं। उसके बाद में होते हैं गोलीय दर्पण, जिसे हम लोग स्फेरिकल मिरर कहते हैं। उसके बाद में होते हैं परवलयिक दर्पण यानी परवलयिक मिरर होते हैं। अब हम लोग बारी बारी से जानेंगे कि समतल दर्पण क्या होते हैं, गोलीय दर्पण क्या होते हैं और परवलयिक दर्पण होते क्या हैं। तो दोस्तों, वैसे दर्पण जिसका परावर्तक सतह समतल होता है ना, उसे ही समतल दर्पण कहते हैं। फिर से समझिए, एक ऐसा दर्पण जिसका परावर्तक सतह इस प्रकार से समतल होता है, बराबर होता है, इसे ही हम लोग समतल दर्पण कहते हैं। अब बात करेंगे गोलीय दर्पण के बारे में, तो वैसा दर्पण जो खोखले गोले का इस प्रकार से एक भाग होता है, उसे ही गोलीय दर्पण कहा जाता है। यहाँ पे आप सभी देख पा रहे हैं कि खोखले गोले का एक भाग है, जिसे हम लोग गोलीय दर्पण कहते हैं। अभी जो गोलीय दर्पण के प्रकार होते हैं ना, टाइप्स ऑफ यहाँ पे स्फेरिकल मिरर, तो गोलीय दर्पण के कुल 2 प्रकार होते हैं। पहला होते हैं अवतल दर्पण, दूसरा होते हैं उत्तल दर्पण। आइए जान लेते हैं उत्तल दर्पण होते क्या हैं और अवतल दर्पण होते क्या हैं। तो अवतल दर्पण की बात करें तो वैसा दर्पण जिसका परावर्तक सतह घासा रहता है, यानी केंद्र की ओर रहता है, इसे हम लोग अवतल दर्पण कहते हैं। दोस्तों, एक चीज़ याद रखिएगा, अवतल दर्पण का बाहरी पृष्ठ रंजित होता है, यानी रंगा हुआ होता है। फिगर के माध्यम से देख लीजिए, यहाँ पे ये जो दर्पण है ना, इसका बाहर से जो है बाहरी पृष्ठ रंगा हुआ है और इसका जो शीर्ष है अर्थात केंद्र की ओर है, परावर्तक सतह घासा रहता है और केंद्र की ओर भी रहता है, इसे ही हम लोग अवतल दर्पण कहते हैं। अब अवतल दर्पण में जहाँ पे पी संकेतिक चिन्ह होता है, इसे पोल यानी ध्रुव कहते हैं। एफ को हम लोग प्रिंसिपल फोकस कहते हैं यानी मुख्य फोकस कहते हैं। सी को हम लोग सेंटर ऑफ कर्वेचर कहते हैं यानी वक्रता केंद्र। पीएफ को हम लोग फोकस लेंथ कहते हैं यानी फोकस दूरी। पीसी को हम लोग रेडियस ऑफ कर्वेचर कहते हैं यानी वक्रता त्रिज्या कहते हैं, जिसे आर द्वारा सूचित किया जाता है। और पी को हम लोग प्रिंसिपल एक्सिस कहते हैं, जिसका हिंदी अर्थ होता है मुख्य अक्ष। अब बारी बारी से हम लोग जानेंगे कि ये मुख्य अक्ष क्या होते हैं, ध्रुव क्या होते हैं, मुख्य फोकस क्या होते हैं, वक्रता केंद्र, वक्रता त्रिज्या और फोकस दूरी होती क्या है। तो दोस्तों, सबसे पहले जानिए मुख्य ध्रुव के बारे में यानी पोल के बारे में। तो जब दर्पण के ज्यामितीय केंद्र को ही दोस्तों ध्रुव कहते हैं, दर्पण के जो भी ज्यामितीय केंद्र होते हैं ना, इसे ही हम लोग पोल यानी ध्रुव कहते हैं। दूसरे शब्दों में दर्पण के मध्य बिंदु को ध्रुव कहते हैं, जिसे पी द्वारा सूचित किया जाता है। उसके बाद में प्रिंसिपल फोकस यानी मुख्य फोकस की बात करें तो दर्पण के मुख्य अक्ष के समानांतर आपतित प्रकाश की किरणें दर्पण से परावर्तन के बाद जिस बिंदु से होकर गुजरती है या गुजरती हुई मालूम पड़ती है ना, उसे ही हम लोग मुख्य फोकस कहते हैं। अब जिसे एफ द्वारा सूचित किया जाता है, आपसे बोला जाए कि मुख्य फोकस का सांकेतिक चिन्ह क्या होता है, तो आप बोल सकते हैं कि एफ होता है। उसके बाद में हम लोग सेंटर ऑफ कर्वेचर की बात करें, वक्रता केंद्र की बात करें, तो गोलीय दर्पण जिस भी खोखले का भाग होता है, उस गोले के केंद्र को ही वक्रता केंद्र कहा जाता है यानी सेंटर ऑफ कर्वेचर कहा जाता है। इसे सी द्वारा निरूपित किया जाता है, सूचित किया जाता है। उसके बाद में फोकस लेंथ यानी फोकस दूरी की बात है, जिसे हम लोग एफ द्वारा सूचित करते हैं। तो दर्पण के ध्रुव एवं मुख्य फोकस के बीच की जो भी दूरी होती है ना, इसे ही फोकस दूरी कहा जाता है, जिसे एफ द्वारा सूचित किया जाता है। अब एफ बराबर क्या होता है, तो दोस्तों r/2 होता है। आगे चल के हम लोग इसका सॉल्यूशन भी करेंगे कि आखिर अवतल दर्पण में फोकस दूरी वक्रता त्रिज्या की आधी अर्थात ए बराबर r/2 किस प्रकार से सिद्ध किया जाता है। उसके बाद में वक्रता त्रिज्या के बारे में बात करें तो दर्पण के ध्रुव एवं वक्रता केंद्र की दूरी को ही वक्रता केंद्र कहते हैं और जिसे आर द्वारा सूचित किया जाता है। दोस्तों, वक्रता त्रिज्या फोकस दूरी के 2 गुनी होती है, जिसे हम लोग r बराबर 2f लिखते हैं या f बराबर r/2 लिखते हैं, यानी फोकस दूरी वक्रता त्रिज्या की आधी होती है और वक्रता त्रिज्या फोकस दूरी के 2 गुनी होती है। उसके बाद में प्रिंसिपल एक्सिस की बात करें यानी मुख्य अक्ष की बात करें तो दर्पण के ध्रुव एवं वक्रता केंद्र को मिलाने वाली रेखा को ही हम लोग मुख्य अक्ष कहते हैं। अब देखिए, दर्पण के ध्रुव यानी जो पी होते हैं ना और वक्रता केंद्र होते हैं पी एफ, इसी को मिलाने वाली जो भी रेखा होती है, इसे ही हम लोग क्या कहते हैं, तो मुख्य अक्ष कहते हैं।
अब जान जाइए कि ये उत्तल दर्पण क्या होते हैं। चूँकि गोलीय दर्पण दो प्रकार के होते हैं, एक होते हैं अवतल दर्पण, दूसरा उत्तल दर्पण। तो अवतल दर्पण के बारे में लगभग हम लोग पढ़ चुके हैं, आगे चल के उसका हम लोग इस्तेमाल भी पढ़ने वाले हैं। अब उत्तल दर्पण को जान जाइए तो वैसा दर्पण जिसका परावर्तक सतह उर्भरा रहता है यानी उभरा हुआ रहता है, अर्थात केंद्र की विपरीत दिशा में रहता है यानी अपोजिट दिशा में रहता है, उसे हम लोग उत्तल दर्पण कहते हैं। अब उत्तल दर्पण का होता है ना, बाहरी पृष्ठ रंजित होता है। इसमें देखिएगा तो ये भीतर वाला जो भाग है ये रंगा हुआ भाग है। एक चीज़ यहाँ पे आगे चल के हम लोग सिद्ध करेंगे कि अवतल दर्पण में दिखाइए कि फोकस दूरी वक्रता त्रिज्या के आधी होती है यानी a बराबर r/2 होती है। उसके बाद में अगला सवाल यहाँ से बनता है कि उत्तल दर्पण में दिखाइए कि फोकस दूरी वक्रता त्रिज्या के आधी होती है यानी a बराबर r/2 होती है। उसके बाद में हम लोग पढ़ने जा रहे हैं यहाँ से प्रतिबिंबों के बारे में कि प्रतिबिंब कहते किसे हैं, ये कितने प्रकार के होते हैं। तो दोस्तों, दर्पण के मुख्य अक्ष के समानांतर आपतित प्रकाश की किरणें दर्पण से परावर्तन के बाद जिस बिंदु पर कटती है या कटती हुई मालूम पड़ती है, उस बिंदु पर वस्तु के समान बने आकृति को ही प्रतिबिंब कहते हैं। एक बार फिर से समझिए, दर्पण के मुख्य अक्ष के समानांतर आपतित प्रकाश की जो किरणें होती है उसको जब दर्पण से परावर्तन कराया जाता है, उसके बाद वो जिस बिंदु पर कटती है या कटती हुई हमें मालूम भी पड़ती है ना, तो उस बिंदु पर वस्तु के समान बने आकृति को ही प्रतिबिंब कहते हैं। अब टाइप्स ऑफ मिरर की बात करें, अगर प्रतिबिंबों की हम लोग बात करें तो यहाँ पे प्रतिबिंब दो प्रकार के होते हैं। एक होते हैं वास्तविक प्रतिबिंब जिसे अंग्रेजी में रियल इमेज कहा जाता है, दूसरा होते हैं काल्पनिक प्रतिबिंब जिसे हम लोग वर्चुअल इमेज के नाम से जानते हैं। अब आइए हम लोग जानने जा रहे हैं ये वास्तविक प्रतिबिंब और काल्पनिक प्रतिबिंब में अंतर क्या होता है। अंतर के माध्यम से आपको ये भी मालूम चल जाएगा कि वास्तविक प्रतिबिंब और काल्पनिक प्रतिबिंब कहते किसे हैं। तो दोस्तों, आपके एग्जाम पेपर में सवाल पूछा जाता है कि वास्तविक प्रतिबिंब और काल्पनिक प्रतिबिंब में प्रमुख अंतर स्पष्ट कीजिए, तो आप कह दीजिएगा कि वास्तविक प्रतिबिंब और काल्पनिक प्रतिबिंब में प्रमुख अंतर निम्नलिखित है। उसके बाद में आप सभी रोमन नंबर 1 में लिखेंगे कि वास्तविक प्रतिबिंब वास्तविक रेखाओं के कटने से बनता है, जबकि काल्पनिक प्रतिबिंब काल्पनिक रेखाओं के कटने से बनता है। उसके बाद में आप सभी रोमन नंबर 2 में लिख सकते हैं कि वास्तविक प्रतिबिंब उल्टा होता है जबकि काल्पनिक प्रतिबिंब सीधा होता है। अब जाहिर सी बात है, यदि वास्तविक प्रतिबिंब उल्टा होगा तो उसका अपोजिट काल्पनिक प्रतिबिंब क्या होगा, तो सीधा होगा। अब यहीं से मैट्रिक के एग्जाम पेपर में एक सवाल पूछ लिए जाते हैं कि इनमें से किसका काल्पनिक प्रतिबिंब बनता है, इसमें से किस प्रतिबिंब का उल्टा प्रतिबिंब बनता है, किस प्रतिबिंब का सीधा प्रतिबिंब बनता है। तो आप यहाँ पे पढ़े रहिएगा ना कि वास्तविक प्रतिबिंब उल्टा होता है, काल्पनिक प्रतिबिंब सीधा रहता है, तो आसानी तरीके से वहाँ पे बता सकते हैं। उसके बाद में लिखिएगा कि वास्तविक प्रतिबिंब को पर्दे पर लिया जा सकता है जबकि काल्पनिक प्रतिबिंब को पर्दे पर नहीं लिया जा सकता है। आसान भाषा में बात करें तो वास्तविक प्रतिबिंब जो होते हैं इसको हम लोग पर्दे पे आसानी तरीके से उतार सकते हैं, किंतु काल्पनिक प्रतिबिंब को हम लोग पर्दे पे आसानी तरीके से नहीं उतार सकते हैं। उसके बाद में वास्तविक प्रतिबिंब जो होता है ये दर्पण के बाईं ओर बनता है, जबकि काल्पनिक प्रतिबिंबों की बात करें तो काल्पनिक प्रतिबिंब दर्पण के दाईं ओर बनता है। उसके बाद में आपसे मैट्रिक के एग्जाम पेपर में अगला सवाल पूछ लिए जाते हैं कि आवर्धन क्या है, इसका व्यंजक प्राप्त कीजिए। तो आसान भाषा में कहे तो प्रतिबिंब की ऊंचाई और वस्तु के ऊंचाई के अनुपात को ही आवर्धन कहते हैं, जिसे m द्वारा सूचित किया जाता है। अर्थात m बराबर होते हैं वस्तु की ऊंचाई बटा वस्तु की ऊंचाई, प्रतिबिंब की ऊंचाई बटा वस्तु की ऊंचाई होते हैं। एक बार फिर से सुनिए, प्रतिबिंब की ऊंचाई एवं वस्तु की ऊंचाई को जब अनुपात में कर देंगे, बट्टा में लिख देंगे ना, तो प्राप्त व्यंजक आवर्धन कहलाता है, जिसे m द्वारा निरूपित किया जाता है यानी सूचित किया जाता है। उसके बाद में जानिए u परिवर्तन क्या होता है। तो दोस्तों, वह घटना जिसके कारण किसी वस्तु का प्रतिबिंब क्षैतिज अक्ष के परितः 180 डिग्री पर क्या होता है दोस्तों, घूम जाता है, जिसके कारण ऊपरी भाग का जो प्रतिबिंब होता है वो निचले भाग में बनने लगता है और निचले भाग का प्रतिबिंब ऊपरी भाग में बनने लगता है। इसी घटना को ही यू परिवर्तन कहा जाता है। एग्जाम्पल के तौर पे यहाँ पे देखिए, क सिंपल तरीके से लिख दिया गया है। जब ये दर्पण के सामने रखेंगे तो 180 डिग्री के ये परितः इस प्रकार से उल्टा घूम जाता है। इसी घटना को हम लोग यू परिवर्तन
कहते हैं। अब मैट्रिक एग्जाम पेपर में यहाँ से सवाल पूछ लिए जाते हैं कि अवतल दर्पण को अभिसारी दर्पण क्यों कहा जाता है। आसान भाषा में कहे तो अवतल दर्पण के मुख्य अक्ष के समानांतर, अवतल दर्पण के मुख्य अक्ष के समानांतर आपतित प्रकाश की किरणें दर्पण से परावर्तन के बाद मुख्य फोकस से होकर गुजरती है। यहाँ पे जो मुख्य फोकस भाग होते हैं, तो जब भी अवतल दर्पण से किसी प्रकाश का परिवर्तन किया जाता है तो ये मुख्य फोकस से होकर गुजर जाती है। यही कारण है कि अवतल दर्पण को अभिसारी दर्पण कहा जाता है। अब यहीं से मैट्रिक एग्जाम पेपर में एक ऑब्जेक्टिव सवाल पूछे जाते हैं कि किस दर्पण को अभिसारी दर्पण कहा जाता है, तो आप बता सकते हैं कि सर अवतल दर्पण को अभिसारी दर्पण कहा जाता है, और इस प्रकार से आपको एक फिगर बना लेना होगा। उसके बाद में पूछा जाता है उत्तल दर्पण को अभिसारी दर्पण क्यों कहा जाता है, तो आसान भाषा में कहे तो उत्तल दर्पण के मुख्य अक्ष के समानांतर आपतित प्रकाश की किरणें दर्पण से परावर्तन होने के बाद मुख्य फोकस से होकर नहीं गुजरती है। यही कारण है कि अवतल दर्पण को अभिसारी दर्पण कहा जाता है। फिर से सुनिए, अवतल दर्पण में होकर गुजरती है और उत्तल दर्पण में मुख्य फोकस से नहीं गुजरती है। यही कारण है कि अवतल दर्पण को अभिसारी दर्पण कहते हैं, तो वहीं पे उत्तल दर्पण को हम लोग अभिसारी दर्पण कहते हैं। अब आइए हम लोग जानने जा रहे हैं अवतल दर्पण के उपयोगों के बारे में, यानी अवतल दर्पण का उपयोग किन किन कार्यों में किया जाता है। आप बता सकते हैं कि अवतल दर्पण के प्रमुख उपयोग निम्नलिखित है। पहला उपयोग, अवतल दर्पण का उपयोग हजामती दर्पण के रूप में किया जाता है। अगर आप बाल कटवाने या दाढ़ी बनवाने कभी गए होंगे तो आपके सामने जो हजामत करने वाला व्यक्ति एक दर्पण लगाया रहता है, एक शीशा लगाया रहता है ना, उसे ही हम लोग अवतल दर्पण कहते हैं। उसके बाद में जो दूसरा वर्ग है अवतल दर्पण का, वह है कि अवतल दर्पण का उपयोग डॉक्टरों के द्वारा रोगियों के नाक, कान तथा गले की जांच करने में किया जाता है। अवतल दर्पण का उपयोग सोलर कुकर में किया जाता है। अवतल दर्पण का उपयोग मोटर कार के अग्र छिपो टर्च तथा टेबल लैंप में किया जाता है। अब आगे वाले क्वेश्चनों के माध्यम से हम लोग जानेंगे कि क्या कारण है कि अवतल दर्पण का उपयोग हजामती दर्पण के रूप में किया जाता है, क्या कारण है कि अवतल दर्पण का उपयोग सोलर कुकर में किया जाता है। उसके बाद में उत्तल दर्पण के उपयोग की बात करें तो मात्र उत्तल दर्पण के दो ही उपयोग होते हैं। पहला होते हैं उत्तल दर्पण का उपयोग साइड मिरर के रूप में किया जाता है। अवतल दर्पण का उपयोग दोस्तों स्ट्रीट लाइट बनाने में किया जाता है। अब यहीं से मैट्रिक के एग्जाम पेपर में सवाल पूछ लिए जाते हैं कि अवतल दर्पण का उपयोग सोलर कुकर में क्यों किया जाता है। तो आसान भाषा में आप बता सकते हैं कि बड़े बड़े अवतल दर्पण का उपयोग सोलर कुकर में किया जाता है, क्योंकि अवतल दर्पण सूर्य के विकिरण ऊर्जा को अवशोषित करके उसे ऊष्मीय ऊर्जा में बदल देता है या ऊष्मीय ऊर्जा को मुख्य फोकस पे अभिसरित कर देता है, जिससे सोलर कुकर के अंदर रखा भोज्य पदार्थ आसानी से पक जाता है। यही कारण है कि अवतल दर्पण का उपयोग सोलर कुकर में किया जाता है। आसान भाषा में कैसे याद कीजिएगा, तो दोस्तों बड़े बड़े अवतल दर्पण का उपयोग सोलर कुकर में किया जाता है। अब क्यों किया जाता है, तो इसका मेन रीज़न ये है कि अवतल दर्पण क्या करता है कि सूर्य के विकिरण ऊर्जा को अवशोषित कर लेता है और उससे ऊष्मीय ऊर्जा में बदलकर मुख्य फोकस पे अभिसरित कर देता है, जिसके कारण सोलर कुकर के अंदर रखे भोज्य पदार्थ आसानी से पक जाता है। यही कारण है कि सोलर कुकर में अवतल दर्पण का प्रयोग किया जाता है। उसके बाद में अगला सवाल पूछा जाता है कि अवतल दर्पण का उपयोग हजामत बनाने के लिए क्यों किया जाता है, या अवतल दर्पण का उपयोग हजामती दर्पण के रूप में क्यों किया जाता है। तो आसान भाषा में लिख सकते हैं कि अवतल दर्पण के ध्रुव एवं मुख्य फोकस के बीच में चेहरा को रखने पर चेहरे का प्रतिबिंब दर्पण के पीछे सीधा एवं आवर्धित बनता है, जिससे दाढ़ी बनाने में आसानी होती है। यही कारण है कि अवतल दर्पण का उपयोग हजामती दर्पण के रूप में किया जाता है। दोस्तों अवतल दर्पण का उपयोग हजामती दर्पण के रूप में इसलिए किया जाता है क्योंकि क्या करते हैं, जब भी हम लोग हजामत बनवाने के लिए जाते हैं ना, तो दर्पण के सामने अपने चेहरा को रखते हैं, तो दर्पण में हम लोग के चेहरा का प्रतिबिंब सीधा एवं आवर्धित बनता है, जिससे हजामत बनाने वाले को केस काटने या दाढ़ी बनाने में आसानी होती है। यही कारण है कि अवतल दर्पण का उपयोग हजामती दर्पण के रूप में किया जाता है। उसके बाद में उत्तल दर्पण के उपयोग तो आप जान ही गए हैं। उसके बाद में हम लोग जानने जा रहे हैं कि उत्तल दर्पण का उपयोग साइड मिरर के रूप में क्यों किया जाता है।
तो आप यहाँ पे बता सकते हैं कि निम्नलिखित कारणों से उत्तल दर्पण का उपयोग साइड मिरर के रूप में किया जाता है। पहला जो कारण होता है कि उत्तल दर्पण का दृष्टि क्षेत्र काफ़ी विशाल होता है, जिसके कारण बड़े बड़े वस्तु का प्रतिबिंब आसानी से अंदर बन जाता है और उत्तल दर्पण द्वारा वस्तु का प्रतिबिंब हमेशा सीधा बनता है। यही कारण है कि उत्तल दर्पण का उपयोग साइड मिरर के रूप में किया जाता है। साइड मिरर जिस भी छात्र छात्राओं को समझ में नहीं आ रहा होगा तो आसान भाषा में कहे तो जो गाड़ी के बगल में चालक के सामने बगल में जो शीशा का प्रयोग किया जाता है ना, इसे ही हम लोग साइड मिरर कहते हैं, यानी बगल वाला दर्पण कहते हैं। इसका खासियत ये होता है कि बड़े से बड़े गाड़ी का ये प्रतिबिंब आसानी तरीके से सीधा एवं आवर्धित बन जाता है, जिससे चालक को पीछे वाली गाड़ी देखने में आसानी होती है, जिसके कारण एक्सीडेंट से भी बचा जा सकता है। तो हे दोस्तों, वीडियो लंबी ना हो जिस कारण मैं इस वीडियो को यहीं पे एंड करता हूँ। उम्मीद है आज का यह वीडियो आप सभी को पसंद आया हो। हालांकि इस चैप्टर में बहुत सारे अभी क्वेश्चन मौजूद है जिसका वीडियो बनाना अभी बाकी है। यहाँ पे आप सभी देख सकते हैं एक पार्ट इसका और आएगा, मात्र वह पार्ट 10 मिनट का होगा। 10 मिनट में इस चैप्टर में जितने ही बाकी बचे प्रश्न हैं उसका समाधान सॉल्यूशन आप सभी को देखने को मिल जाएगा। उम्मीद है आज का यह वीडियो आप सभी को पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक करें, अपने दोस्तों के साथ शेयर करें। ऐसे ही नए नए वीडियो पाने के लिए आप हमारे यूट्यूब चैनल मैथ एंड मैजिक टिप्स को सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलिएगा। दोस्तों, हम जल्द मिलेंगे फिजिक्स के प्रकाश के परिवर्तन एवं अपवर्तन चैप्टर के दूसरे एपिसोड में। तब तक के लिए वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।